नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो जैसा कि हम इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों का व्याख्यात्मक हल कर रहे हैं, उसमें 100 जो बहुविकल्पीय प्रश्न था उसका हमने व्याख्यात्मक हल कर लिया है और उससे हमारी बहुत सी जो इतिहास के तीनों खंडों से जो प्रश्न थे उससे हर चैप्टर से लगभग कुछ अवधारणाएं हमारी स्पष्ट हुई थी। अब जो है हम इस प्रश्न पत्र के सेक्शन ए को पूरा करने के बाद सेक्शन बी के तरफ चलते हैं। इस सेक्शन को हम देखते हैं कि इसमें प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। 1 से लेकर 30 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। अधिकतम 50 शब्दों में प्रत्येक का उत्तर दें। 50 से कम शब्द में आप दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए कि आपका जो उत्तर है वो 50 शब्द से ज़्यादा नहीं हो। 55 शब्द हो जाए, 60 शब्द हो जाए, लेकिन बहुत लंबा इसका उत्तर नहीं देना है, क्योंकि एक प्रश्न के लिए इसमें आपको 2 अंक मिलेंगे। तो यदि हम विगत वर्ष के ये सेक्शन बी में पूछे जाने वाले जो 2 अंक के प्रश्न पत्र है, हम पूरा आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप इस लेक्चर को देख करके और 4-5 वर्षों के प्रश्न पत्रों का अगर आप ठीक से अध्ययन कर लेते हैं इस चैनल के माध्यम से ही, तो आपका एक प्रश्न भी इससे छूटेगा नहीं और 30 में 30 अंक आपका पक्का हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। और इसको स्टार्ट करने के पहले पुनः आपसे हम यह आग्रह करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया। मुस्लिम लीग आपको पता है कि एक स्वतंत्रता आंदोलन के समय एक पार्टी थी, एक संस्था थी, जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ढाका के नवाब जो थे सलीमुल्लाह और आगा खां, तो इन लोगों ने मिल कर के और इस मुस्लिम लीग का स्थापना किया था। और इनका उद्देश्य भी आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत को स्वतंत्र कराना ही था। शुरू में इनका भारत के विभाजन की विचार पहले नहीं थी इनके दिमाग में, लेकिन बाद में ये विभाजन के पक्ष में आपको जनसंख्या के आधार पर, हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर इनकी जो विचारधारा है वह विभाजन की तरफ मुड़ गई। तो ये मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसका कारण क्या है कि उस समय ये घटना है 22 दिसंबर 1939 को। इसका आंसर हम लिख रहे हैं 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। हालांकि इस पर हम लोग आपको बहुविकल्पीय जो प्रश्न था उसमें भी हमने इसका व्याख्या किया है और इसे हम रिपीट कर रहे हैं। इसलिए हम बोले कि प्रश्न पत्रों को जब आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र का या फिर और जो 2 अंक के प्रश्न पत्र आएंगे या 5 अंक के आएंगे, ये सब की व्याख्या जब आप देख लेंगे तो पूरा इतिहास के तीनों खंडों का कंसेप्ट आपको कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में था और ये आपको 2 अंक में भी रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया इसको जोड़ देना है इसमें। तो
मनाया गया क्योंकि ब्रिटिश सरकार, जो अंग्रेजी सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सदस्यों से बिना परामर्श लिए भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिए, जिसके कारण कांग्रेस नाराज हो गई और कांग्रेस के प्रांतीय एवं केंद्रीय सरकार के सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया। इसी से खुश होकर मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। ये हमारा एक कंप्लीट आंसर है और इसमें हमने पूरे कॉन्सेप्ट को घुसा दिया। मुस्लिम लीग द्वारा, आप जान रहे हैं मुस्लिम लीग एक पार्टी है और इस पार्टी के जो नेता है मोहम्मद अली जिन्ना है। 1939 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये आपको मुस्लिम लीग के नेता है और 22 दिसंबर 1939, आपको पता है कि 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध आपको प्रारंभ हो गया था। तो उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार का कब्जा था। तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को क्या हुआ को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया ये क्वेश्चन था। मनाया गया क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी, जो अंग्रेजी हुकूमत थी भारत में, उसने कांग्रेस की भी पार्टी की भी सरकार थी कई प्रांतों में और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी था, शामिल था कांग्रेस। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सदस्यों से बिना परामर्श लिए, बिना सलाह मशवरा किए भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। कांग्रेस से कोई परामर्श नहीं लिया, कोई सलाह मशवरा नहीं किया और भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी इंग्लैंड के तरफ से, और जिसके कारण कांग्रेस नाराज हो गई और कांग्रेस जो है प्रांतीय एवं केंद्रीय सरकार के सदस्यों ने और कांग्रेस के प्रांतीय मतलब राज्य की सरकारें एवं केंद्रीय या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सदस्य थे कांग्रेस के, तो उनके सारे सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। और जब त्याग पत्र दे दिया तो कांग्रेस सरकार से ये जो मुस्लिम लीग है इसको बहुत कष्ट था। तो जब त्याग पत्र दे दिया तो इससे खुश हो गया मुस्लिम लीग और इसी से खुश होकर मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। तो ये इसका कंप्लीट आंसर रहा। तो यही आंसर आप एग्ज़ाम में लिख देंगे और आपको एक नंबर भी इसमें कोई काट नहीं पाएगा। यही है कि थोड़ा सा शुद्धता पर और राइटिंग वगैरह पर आपको ध्यान देना और कॉन्सेप्ट समझना, अपने भाषा में आंसर लिखना। तो इस तरह से पहला प्रश्न को हमने हल कर दिया।
यदि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जब वीडियो को देखिएगा तो आप उस समय बैक करके इसको अपने कॉपी में नोटबुक में लिख लेंगे। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। भारत के विभाजन को प्रेरित करने वाले 2 कारणों को बताइए। भारत का जो बंटवारा हुआ तो इसके बंटवारा क्यों हुआ, मतलब किस बात से प्रेरणा मिली कि भारत का बंटवारा कर दिया जाए। तो ब्रिटिश वायसराय द्वारा बिना परामर्श, आपको ये तो पहले ही था कि वायसराय, तो पहले प्रश्न के उत्तर में था। तो पहला जो कारण था कि ब्रिटिश सरकार की भारत के विभाजन को प्रेरित करने वाले 2 कारणों को बताइए। तो यहाँ भारत को विभाजन, भारत के विभाजन को प्रेरित करने वाले 2 कारण निम्नलिखित है। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। 2 कारण निम्नलिखित है। पहला कारण में दे दीजिए ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति। तो जो ब्रिटिश सरकार थी ये देखती थी कि यदि हिंदू और मुसलमान एकजुट रहेंगे तो फिर हमें भारत में टिकने नहीं देंगे, और इसी के वजह से ये हिंदू और मुस्लिम दोनों को लड़ाते रहते थे। और उसके बाद लड़ाते रहते थे तो ये फूट डालो, दोनों पे फूट डालते थे और राज करते थे। तो ये ब्रिटिश सरकार की जो फूट डालो और राज करो की जो नीति है, इसके कारण दोनों को जब लड़ाते रहे तो लड़ाई से क्या हुआ कि एक दूसरे पर विश्वास घटा और हिंदू और मुस्लिम के बीच एक दूरी बनी, और वे अलग देश का मांग जो है उनके दिमाग में आने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के नेता थे, मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग का रवैया, ये भी एक कारण है। मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग जो है ये आपको प्रत्यक्ष कार्रवाई, आपको 1946 में प्रत्यक्ष कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन 1946 ईस्वी में, आज़ादी के सोचिए कितना समय पहले की बात है। तो 6 महीना 1 साल पहले की बात है कि 1946 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना और जो मुस्लिम लीग है, जो पार्टी है, इन्होंने कहा कि या तो भारत का विभाजन करो और नहीं तो हम हमला करेंगे। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई की घोषणा की 1946 में, और इसके कारण आपको कलकत्ता में बहुत बड़ा दंगा हुआ जिसमें बहुत सारे जान माल की क्षति हुई। उसमें बहुत सारे हिंदू और मुसलमान जो है एक दूसरे को काट करके मार दिए और बहुत बड़ी हिंसा हुई। और इसके बारे में आपको प्रत्यक्ष कार्रवाई के बारे में आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आप देखे हैं, तो वहाँ से आप इस चीज़ को भी आप देखिएगा, थोड़ा रिपीट करके वीडियो को देखिएगा तो पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो भारत के विभाजन को प्रेरित करने वाले 2 कारण जो है, उसमें पहला कारण है ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति, और दूसरा कारण है मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग का रवैया। ये दोनों सीधे कहते थे कि बांटो, भारत के विभाजन के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इस कारण से भी
आपको ये दोनों प्रेरित कर रहे थे इस विभाजन को, ये विभाजन को के मूड को आगे बढ़ाया, विभाजन को प्रेरित किया। तो ये दो कारण आप लिख देंगे, आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की दो प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो भारतीय संविधान की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, ये आपका दूसरा प्रश्न था। और तीसरा प्रश्न का यहाँ लिख लीजिए, भारतीय संविधान की दो प्रमुख विशेषता लिखना, दो लिखना है मात्र। तो भारतीय संविधान की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला विशेषता है, यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है उससे बड़ा लिखित संविधान दुनिया में किसी भी देश का संविधान नहीं है जो इतना विशाल संविधान है। तो कह सकते हैं कि सबसे लंबा, पहली विशेषता इसका, ये सबसे लंबा लिखित संविधान, एक विशेषता हो गया। और दूसरा विशेषता है कि यह इसमें कठोरता भी है और लचीलापन भी है, इसमें कठोरता और लचीलापन का मिश्रण है। कठोरता और लचीलापन का मिश्रण है भारतीय संविधान। मतलब आवश्यकता पड़ा तो बहुत कठोर निर्णय भी लिया जा सकता है, ऐसा प्रावधान है हमारे संविधान में। और आवश्यकता पड़ी तो हम बहुत लचीला निर्णय भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको भारतीय संविधान की जो दो प्रमुख विशेषताएं हैं, उस दोनों विशेषताओं को ध्यान में रखिए। पहला है सबसे लंबा लिखित संविधान है, दूसरा है कठोरता और लचीलापन का मिश्रण है। मतलब कि संविधान में यह व्यवस्था है कि आप किसी घटना के लिए आप कठोर निर्णय भी ले सकते हैं, फांसी की सज़ा तक का भी प्रावधान है, और लचीलापन भी है। ऐसी भी व्यवस्था है, यदि भारतीय संविधान के जो धारा है उसके हिसाब से यदि लगता है कि जो अपराधी है वह अपराधी को क्षमा किया जा सकता है, तो उसके क्षमा करने का भी उसमें रास्ता बना होगा। तो इस तरह से कठोरता और लचीलापन दोनों का मिश्रण है हमारा भारतीय संविधान। तो ये दो हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। उसके बाद हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौल इमारतों को समझाइए। चौल इमारतें जो है ये आपको बहुमंजिली आवासीय इमारत है, एक मंजिल का नहीं होता, ये कई मंजिल का होता है। और दूसरी चीज़ कि ये मुंबई जैसे पश्चिमी भारतीय शहर में इस तरह की इमारतें आपको पाई जाती है। तो इसका हम चौथा का आंसर लिख सकते हैं कि चौल इमारतें मुंबई जैसी पश्चिमी भारतीय शहरों में चौल इमारतें मुंबई जैसी पश्चिमी भारतीय शहरों में बनाई जाती थी
बनाई जाती थी, जो एक आवासीय इमारत होती थी। आवासीय इमारत का मतलब हुआ यहाँ चौल इमारतें जो होती थी, चौल बिल्डिंग्स जो होती थी, वहाँ पर लोग जो है निवास करते थे। ये लोगों का आवास होता था, बहुमंजिली होती थी। ये मुंबई जैसी पश्चिमी भारतीय शहरों में बनाई जाती थी, जो एक आवासीय इमारत होती थी। और इसकी और क्या विशेषता रहती थी कि एक कमरे वाले आवास रहते थे। इसमें एक कमरे वाले आवास और साझा गलियारा होता था। ऐसा आवास था जिसमें एक रूम में अगर कोई रह रहा है तो फिर और दूसरे रूम में कोई रह रहा है तो दोनों का जो गली होता था, गली का जो रास्ता था वो साझा होता था। यानी कई कमरों में रहने वाले लोग जो है सम्मिलित रूप से उस गलियारा का इस्तेमाल कर सकता था। तो साझे गलियारे होते थे और इसमें आपको दालान भी होता था। और इसमें दालान और औद्योगिक श्रमिकों का भी निवास होता था। देखिए यहाँ पर कितनी चीज़ आ गई। ये चौल इमारतें जो है ये एक प्रकार की स्थापत्य कला है, मुंबई की स्थापत्य कला है, आर्किटेक्चर है। यानी उसको क्या सोचकर बनाया जाता था, ये बहुमंजिली होती थी और पश्चिमी भारतीय शहरों में बनाई जाती थी। मुंबई जो है अरब सागर के किनारे है, भारत के पश्चिम दिशा में है। तो और भी जो भारत के पश्चिमी दिशा के जो शहर है उन सभी शहरों में आपको चौल जो इमारतें बनाई जाती थी, जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, उसी बिल्डिंग्स को चौल इमारत कहा जाता था। और ये एक आवासीय इमारत होती थी। आवासीय इमारत का मतलब कि लोगों के रहने के लिए ये बनाया जाता था। ये कोई ऑफिस के लिए नहीं बनाया जाता था या कोई मार्केट वगैरह के लिए नहीं बनाया जाता था। आवासीय इमारत होती थी। और इसमें इसकी विशेषता क्या थी, इसमें एक कमरे वाले आवास होते थे। एक कमरा में कई लोग रह रहे हैं, फिर दूसरे कमरे में रह रहे हैं, और उसके लिए जो गलियारा बनाया जाता था वो साझा होता था। यानी सभी कमरों के लोग उस गलियारा का उपयोग करते थे। तो इसमें दालान भी होता था। आज के समय में भी गांव में हम लोगों का घर होता है और बगल में एक दालान होता है। तो एक दालान भी जो है इस चौल इमारत में बना होता था बगल में। और जो उद्योगों में काम करने वाले जो श्रमिक होते थे, लेबर होते थे, मजदूर, उनका भी निवास इस चौल इमारत में होता था। तो इस तरह से अगर पूछ दिया कि चौल इमारतों को समझाइए तो शायद आप इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें उच्च जनसंख्या घनत्व होता था, ये भी इसमें जोड़ ले सकते हैं। बहुत बड़ी जनसंख्या उस बिल्डिंग में रहते थे। इसमें उच्च जनसंख्या घनत्व होता था। मतलब कि बहुत अधिक संख्या में जो है उस बिल्डिंग्स में, उस इमारत में लोग रहते थे, चौल इमारत में। तो इस तरह से चौल इमारत का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। उसके बाद हम चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 1929 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किन दो कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है? तो जैसा कि आपको पता है कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तब से हर साल इस पार्टी का अधिवेशन होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें पार्टी का महासचिव है या अध्यक्ष है, जो कुछ भी उसके जो कमेटी बनते हैं, पार्टी के जो मेंबर होते हैं, तो इनका चुनाव हर साल होता है।
तो ये 1929 ईस्वी में इसका अधिवेशन चल रहा था और ये अधिवेशन लाहौर में चल रहा था। जानते हैं आप कि लाहौर जो है सो पाकिस्तान में है। उस समय 1929 ईस्वी में ये लाहौर भारत का ही हिस्सा था। तो लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। तो ये जो अधिवेशन है, कौन सा 2 कारण है जिसके कारण इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो ये जो अधिवेशन निम्नलिखित 2 कारणों से महत्वपूर्ण है, ये आप जोड़ ले सकते हैं। 1929 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन निम्नलिखित 2 कारणों से महत्वपूर्ण है। 2 कारण हमको बताना है। ऐसे तो कई कारण हैं। 1929 ईस्वी में कांग्रेस का जो लाहौर में कॉन्फ्रेंस होता है, जो लाहौर अधिवेशन है, उसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन आपको 2 ही कारण बताना है जिसके वजह से इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। तो 2 में आप एक लिख सकते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग, स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, सदस्य थे, उन्होंने कहा कि हमें आधी आज़ादी नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो पूर्ण स्वराज की मांग किया कांग्रेस के लोगों ने और इस प्रस्ताव को कांग्रेस की जो ये कमेटी थी उसने पारित किया। तो पहली बार जो है 1929 ईस्वी में भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने की मांग 1929 ईस्वी में उठी थी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। तो एक कारण ये है कि पहली बार पूर्ण आज़ादी की मांग हो रही है, तो इसके कारण ये अधिवेशन महत्वपूर्ण है। और दूसरा कारण क्या है इसके महत्वपूर्ण होने का, कि पहली बार जवाहरलाल नेहरू द्वारा तिरंगा झंडा को फहराया गया। जो हमारा आज का तिरंगा झंडा है, जिसे हम 26 जनवरी और 15 अगस्त के अवसर पर जिसे हम फहराते हैं, झंडोत्तोलन करते हैं, तो उस तिरंगा को पहली बार इसी लाहौर अधिवेशन में फहराया गया रावी नदी के किनारे 1929 ईस्वी को, और आधी रात को फहराया गया आपको इस तिरंगा झंडा को। और उस समय चूँकि इस कांग्रेस के अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार तिरंगा झंडा लाहौर में 1929 ईस्वी को फहराया था। तो ये 2 महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके कारण लाहौर जो अधिवेशन है वह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से हमने चौथा और 5वां प्रश्न को देखा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, उसको हम लोग देखते हैं। 6ठा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन की जो घोषणा है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी ने अपने भाषण के दौरान किया था। तो ये हम लोग पहले से जानते हैं और हम लोग पीछे के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इसका व्याख्यात्मक अध्ययन में इसको हम समझे थे। तो इसमें क्या है कि इस आंदोलन के 2 कारण हमको बताना है। तो एक कारण है कि 1942 में ब्रिटिश सरकार ने
क्या किया था, एक आपको क्रिप्स मिशन भेजा था। भारत छोड़ो आंदोलन के दो कारण निम्नलिखित हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दो कारण निम्नलिखित है। पहला कारण क्या है कि 1942 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा, इंग्लैंड की सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन एक योजना है जिसको एक आपको क्रिप्स नाम के जो एक अंग्रेज़ थे, स्टीफर्ड क्रिप्स कहा जाता है उनको, तो क्रिप्स मिशन को वही लाए थे, स्टीफर्ड क्रिप्स। तो इसी वजह से उनके ही नाम पर इसको क्रिप्स मिशन कहा जाता है। 1942 में ब्रिटिश सरकार इसको भारत भेजता है। तो 1942 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया, परंतु इस मिशन में भारत की स्वतंत्रता पर कोई चर्चा नहीं किया गया था। तो भारत को स्वतंत्र करने की कोई चर्चा आपको क्रिप्स मिशन में नहीं था। इसके वजह से भी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वह बहुत ज़्यादा नाराज़ था, महात्मा गांधी भी नाराज़ थे, और इसमें कुछ लोक लुभावन, भारतीयों को लुभाने वाली कुछ बात जो है, ठगने वाली बात इस मिशन में उसका चर्चा था। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था क्रिप्स मिशन के बारे में कि यह एक ऐसे बैंक का चेक है, उत्तर दिनांकित चेक है, जो बैंक भविष्य में नष्ट होने वाला है। इस क्रिप्स मिशन के बारे में ही महात्मा गांधी ने कहा था। तो एक कारण ये था कि क्रिप्स मिशन 1942 में ब्रिटिश सरकार भारत भेजती है, लेकिन उसमें भारत के स्वतंत्रता की कोई चर्चा नहीं है। इस वजह से भी भारतीय इस मिशन से नाराज़ थे, और इसलिए इन्होंने घोषणा किया कि भारत छोड़ो, और भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की, इससे गुस्सा करके। और दूसरा और क्या है कि 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो उसमें इंग्लैंड लड़ रहा था आगे बढ़ चढ़ करके, और इसके कारण जो ब्रिटिश सरकार है उसकी स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो दूसरा कारण भारत, और यही सही समय देखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और महात्मा गांधी ने कि भाई यही सही समय है जब हम अंग्रेज़ों को भारत से भगा सकते हैं। और इसलिए इन्होंने देखा कि इस समय ब्रिटिश सरकार जो है द्वितीय विश्व युद्ध में उलझा हुआ है और सरकार की स्थिति कमज़ोर है, क्यों नहीं हम इसी समय इस पर जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं और यहाँ से भगा देते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध और ब्रिटिश शासन की कमजोरी, ये दूसरा कारण है। द्वितीय विश्व युद्ध और ब्रिटिश शासन की कमजोरी, ये दो कारण आप लिख देंगे, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो स्मृतियों के नाम लिखें। तो दो स्मृतियाँ निम्नलिखित है। 7वां, दो स्मृतियाँ निम्नलिखित है। एक तो बार बार जो ऑब्जेक्टिव में पढ़े हैं उसका नाम लिख दीजिए, मनु स्मृति, और दूसरा में आपको
याज्ञवल्क स्मृति, देवल स्मृति, नारद स्मृति कई है, तो आप दूसरा नंबर में याज्ञवल्क स्मृति लिख दीजिए। याज्ञवल्क स्मृति, तो 2 स्मृतियों के नाम लिखिए। तो 2 स्मृतियाँ निम्नलिखित है, मनु स्मृति और याज्ञवल्क स्मृति। तो इस तरह से 7वां प्रश्न क्लियर हुआ। मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 महत्वपूर्ण कारण बताइए। आपको पता है कि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना किया था, और क्या कारण है कि भारत के दूसरे भागों में इतना शक्तिशाली साम्राज्य का स्थापना नहीं हुआ, और बिहार का जो मगध क्षेत्र है, जिसको राजगृह या पाटलिपुत्र के इलाका सबको मिला करके आपको ये मगध साम्राज्य का स्थापना हुआ था। तो मगध साम्राज्य का जो ये उत्थान हुआ, इसका क्या कारण है? तो इसका कई कारण है, लेकिन 2 महत्वपूर्ण कारण हमें लिखना है, तो 2 कारण यहाँ लिख देना है। लॉन्ग क्वेश्चन में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मगध साम्राज्य के उत्थान के, मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित है। इसमें से पहला कारण आप लिख दीजिए, उपजाऊ भूमि का होना। मगध की जो भूमि थी वह बहुत अधिक उपजाऊ थी, और इसके कारण यहाँ पर जो उत्पादन होता था, अनाज का जो उत्पादन होता था, वह बहुत अधिक मात्रा में होता था। और इसके कारण आपको मगध में इस साम्राज्य का, भारत के आपको सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध साम्राज्य का उत्थान होता है। तो पहला कारण है उपजाऊ भूमि का होना, और दूसरा कारण आप लिख लीजिए, खनिज संसाधन का होना। आपको पता है कि खनिज संसाधन में आपको जो लोहा है उसका भंडार आपको मगध में मिला था। खनिज संसाधन में अगर आप देखिए तो लोहा का भंडार आपको मगध में मिला था। तो लोहा का जब भंडार मिला तो लोहा का उस समय हथियार की आवश्यकता थी, क्योंकि उस समय तलवार के बल पर ही कोई अपना शासन स्थापित कर सकता था। तो यहाँ से लोहे को बेचा भी जाता था, निर्यात भी किया जाता था, क्योंकि यहाँ खनिज संसाधन में लोहा का खान मिला था। और उसके बाद उससे जो औजार बने, जिससे जंगलों की सफाई की गई और खेती करने के लिए जिस औजार की ज़रूरत थी, तो उन औजारों को भी इस लोहे के जब बनाया गया तो बहुत मजबूत होता था। जो पहले आपको टीन और तांबा कांसा ये सब का बनाया जाता था, तो उससे मजबूत औजार यहाँ बनने लगे। तलवार, भाला, कई प्रकार के युद्ध के हथियार और खेती करने के भी कई औजार जो है यहाँ बनाए जाने लगे। तो ये उपजाऊ भूमि का होना और खनिज संसाधन का होना, ये 2 कारण ही है जो मगध साम्राज्य के उत्थान के महत्वपूर्ण कारण है। तो इस तरह से फिर हम अगले प्रश्न है 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसको महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति एवं निर्वाण स्थल के नाम बताइए। तो ये सिंपल है। महात्मा बुद्ध को बिहार के गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की
प्राप्ति हुई और निर्वाण स्थल का नाम। तो निर्वाण जो प्राप्त हुआ था, यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है से कहाँ हुई थी, तो आप समझिए कि इनका जो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो और इन महात्मा बुद्ध को बिहार के गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई और कुशीनगर उत्तर प्रदेश कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में निर्वाण प्राप्त हुआ। इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इस तरह से हम दो स्थल लिख दे सकते हैं कि ज्ञान प्राप्ति का स्थल गया और निर्वाण स्थल में हम सिर्फ नाम लिख देते कुशीनगर। लेकिन इसमें कई प्रश्नों को ऐसा हमने इसमें उत्तर लिखा कि कई प्रकार से इस प्रश्न को पूछा जाए। इससे हम समझते हैं कि 5-6 प्रश्न हमारे इस छोटे से उत्तर में शामिल है। तो इसलिए हमारा जो आंसर इस तरह से देने के पीछे हमारा कारण क्या है कि हम चाहते हैं कि आपको उससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वह पूरी तरह से आपको दिमाग में आ जाए, ताकि इस प्रश्न को अगर बदल करके भी पूछे तो भी आप उसका जवाब देने की स्थिति में हो। तो इस तरह से अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कार्बन 14 विधि क्या है? तो जो पुरानी वस्तु है, जो पुरातात्विक वस्तुएं हैं, जो ज़मीन के नीचे गड़ी हुई है या ज़मीन के ऊपर वाले भाग में भी मिली है, तो जो पुरानी वस्तुएं हैं उनकी आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 विधि का प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन 14 विधि क्या है? तो इसमें हम बोलेंगे कि पुरानी लगभग 50,000 वर्ष पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी वस्तुओं में लगभग आपको सभी पूरा वस्तुओं में कार्बन पाई जाती है, और कार्बन का जो एक समस्थानिक होता है कार्बन 14 जिसको कहा जाता है, तो हम इसकी अर्ध आयु 5730 वर्ष होता है। 5730 वर्ष में किसी वस्तु में कार्बन की जो मात्रा है वह आधी हो जाती है। तो इसके अनुसार यानी इस विधि के अनुसार लगभग 5730 वर्षों में कार्बन की मात्रा आधी हो जाती है, तो 5730 वर्ष में अब पुराना वस्तु को लिया और उसको प्रयोगशाला में उसका परीक्षण किया और देखा कि इसमें आधा कार्बन बचा हुआ है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई इसका उम्र जो है 5730 वर्ष हो गया। अगर उसमें 1/4 भाग कार्बन बचा हुआ है तो फिर इसका दुगना लग जाएगा। 5730 वर्ष से 2 में गुना कर दीजिए,
तो इस तरह से पूरा कार्बन जो है लगभग समाप्त होने में पूरा वस्तुओं से 50 से 60 हज़ार वर्ष का समय लगता है। तो लगभग 50 वर्ष पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके अनुसार लगभग 5730 वर्षों में कार्बन की मात्रा आधी हो जाती है और जिसे कार्बन की अर्ध आयु कहा जाता है, जिसे कार्बन की अर्ध आयु कहा जाता है। इसको आयु ठीक से लिख लीजिएगा, अर्ध आयु कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा जो 10वां प्रश्न है वो भी क्लियर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, विश्व के किन्हीं 4 आश्चर्यों के नाम बताइए। तो विश्व के 4 आश्चर्य निम्नलिखित है। विश्व के 4 आश्चर्य निम्नलिखित है। 4 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो एक जो है आप चीन की दीवार ले सकते हैं। चीन की दीवार कहा जाता है कि चीन की जो दीवार है वह लगभग 21,196 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 21,196 किलोमीटर। और 15वीं शताब्दी में जाकर यह चीन की दीवार जो है यह पूर्ण हुआ था। और चीन के उत्तर से कोई आक्रमण नहीं हो, कोई अटैक नहीं हो, उसी को रोकने के लिए प्राचीन काल से ही इस दीवार का निर्माण कार्य शुरू किया। और कहा जाता है कि लगभग 2300 वर्ष इस दीवार को बनाने में लगा था। और इस दीवार को बनाने में आपको मिट्टी, पत्थर, ईंट और चावल से आपको एक गोंद टाइप का पदार्थ जो है उन्होंने बनाया था और उसी पर जो है सो उस समय ईंट पत्थर को चिपकाया था। और आज भी यह जीवंत है। और ये दुनिया के जो आश्चर्य है, 7 आश्चर्य है, उसमें से एक आश्चर्य चीन की दीवार भी है, जो इतना विशाल दीवार है। जितना विशाल दीवार कैसे लोगों ने बना लिया। उस समय टेक्नोलॉजी भी इतना डेवलप नहीं था आज की तरह, ना कोई मशीन था, कुछ था। मानव बल के जरिए इतने बड़े दीवार का निर्माण कर लेना, तो इसलिए विश्व के आश्चर्यों में इसको स्थान दिया गया। दूसरा आपको हमारे भारत में है ताजमहल है। ताजमहल आपको शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी या बेगम कहिए मुमताज़ महल की याद में आगरा में जमुना नदी के किनारे बनवाया था। और इसे भी आपको आश्चर्यों में, दुनिया के 7 आश्चर्यों में इसे जगह दिया जाता है। और एक है कोलोसियम। तीसरा है आपका कोलोसियम। ये कोलोसियम जो है ये आपको इटली में, ये इटली में है। और ये एक एम्फी थिएटर है। एम्फी थिएटर है। ये अद्भुत टाइप का एक थिएटर है ये कोलोसियम जो बना हुआ है। और इसे भी आपको 7 आश्चर्यों में, यानी 4 आश्चर्य ही लिखना है 7 आश्चर्यों में से, तो इसको भी स्थान दिया गया है। और एक और है चिचेन इट्जा। ये चिचेन इट्जा तो चिचेन इट्जा जो है ये आपको मैक्सिको में बना हुआ, माया सभ्यता के लोगों ने इसे बनाया है। और इसमें चिचेन इट्जा एक प्रकार का पिरामिड है। पिरामिड है किसे कहा जाता है? जब मिस्र के लोगों को मृत्यु के बाद दफनाया जाता था तो उसे एक त्रिभुजाकार एक
क्या कहा जाएगा उसको, त्रिभुजाकार जो है आपको दीवार खड़ा करके और उसके नीचे उसको दफनाया जाता था। तो इस तरह से चिचेन इट्जा जो पिरामिड है यह भी आपको 7 आश्चर्यों में से ये 4 आश्चर्य में इसको हम स्थान दे रहे हैं। और भी आश्चर्य है लेकिन 7 में से 4 का नाम लिखना था। तो पहला है चीन की दीवार, दूसरा है ताजमहल, तीसरा है कोलोसियम जो इटली का एक एम्पी थिएटर है, और चौथा है चिचेन इट्जा जो एक पिरामिड है। तो इस तरह से हमने 11वें प्रश्न को देखा। अब हम चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम बताइए। तो गुप्त काल के, यही लिख लीजिए, गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित है। इसमें हम लिख सकते हैं आपको भीतर गांव का मंदिर जो कानपुर में है, और एक और मंदिर है जिसको हम देवगढ़ का दशावतार मंदिर कह सकते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इसमें विष्णु के 10 अवतारों को इसमें स्थापित किया गया है। और ये गुप्त काल में आपको ये मंदिर बना था। और गुप्त काल जो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके शासनकाल में ये मंदिर बना था। तो ये देवगढ़ कहाँ, उत्तर प्रदेश में। यह मंदिर अब आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश। एक मंदिर ये हो गया गुप्त काल का प्रसिद्ध मंदिर, और दूसरा है भीतर गांव का मंदिर। भीतर गांव का मंदिर ये आपको कानपुर में है। और कानपुर भी कहाँ है, तो कानपुर भी आपका उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह से गुप्त काल में और भी कई मंदिर है गुप्त काल के शासकों ने बनवाए, लेकिन उनमें से देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भीतर गांव का मंदिर जो कानपुर में है, ये दो मंदिर जो है ये प्रसिद्ध मंदिर में गिने जाते हैं। अगला प्रश्न है किताबुल हिंद की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो जैसा कि आपको मालूम है कि महमूद गजनवी के साथ एक बहुत बड़ा विद्वान भारत आया था जिसका नाम था अलबरूनी, और अलबरूनी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था किताबुल हिंद। तो किताबुल हिंद में उसने भारत की परंपराओं, यहाँ की सामाजिक स्थिति, यहाँ के रहन सहन, यहाँ के खान पान, यहाँ के पहनावा, इन सारी चीज़ों के, यहाँ के धर्म, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इसमें लिखा गया है। तो इसकी विशेषताएं क्या है, किताबुल हिंद की 2 विशेषताएं आप लिखिए। तो पहला हो गया, ऐसे आप आंसर लिखिए पहले, किताबुल हिंद कुल बीच में था, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। हिंद की, ऐसे आप ठीक कर लीजिएगा। किताबुल हिंद की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला वस्तुनिष्ठता, एक में वस्तु व वैज्ञानिकता का समावेश। ये अलबरूनी ने एक ऐसा पुस्तक लिखा जिसमें वस्तुनिष्ठता का आपको समावेश किया गया। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है कि एकदम फिक्स जो आंसर होता है। जैसे बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना, उसको हम घुमा फिरा के नहीं कह सकते हैं कि हाँ बिहार की राजधानी मुजफ्फरपुर है। तो इसी तरह से यदि कोई बात बिल्कुल सही है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, यानी वस्तुनिष्ठ है।
यानी पूरी तरह से वन लाइनर जो क्वेश्चन का आंसर होता है उस तरह से इसको लिखा गया है। इसमें किसी प्रकार का कोई ये नहीं है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, किसी भेदभाव से प्रेरित होकर इसको नहीं लिखा है। तो एक इसकी विशेषता है कि इसमें वस्तुनिष्ठता है, यानी जो बात है वो एकदम टू द फ्रैंक यानी बिल्कुल ठीक ढंग से लिखा गया है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको लिखा गया है, साइंटिफिक दृष्टिकोण से अल-बरूनी ने इस किताबुल हिंद को लिखा है। तो ये दो बातें जो है ये आपको इसकी विशेषता है। और एक और विशेषता हम कर सकते हैं कि ये विस्तृत और व्यवस्थित संरचना है। ये बहुत बड़ा, ये आपको विस्तृत व व्यवस्थित रचना, यानी ये जो किताबुल हिंद है ये बहुत बड़ी पुस्तक है। ये आपको इसलिए कहा गया है कि ये विस्तृत पुस्तक है, बहुत व्यापक वर्णन इसमें किया गया और बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से किया गया है, सटीक तरीके से किया गया है। इसमें किताबुल हिंद में अल-बरूनी ने जिन बातों को लिखा है उसको बहुत सटीक तरीके से लिखा है, व्यवस्थित ढंग से लिखा है और बहुत अधिक इसमें कंटेंट्स जो है बहुत सारे तथ्य को इसमें जगह दिया है। तो विस्तृत व व्यवस्थित रचना है। तो इस तरह से किताबुल हिंद की दो विशेषताएं, वस्तुनिष्ठता व वैज्ञानिकता का समावेश है और दूसरा है विस्तृत व व्यवस्थित रचना है। तो इस तरह से अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सहायक संधि, सहायक संधि से आप क्या समझते हैं? सहायक संधि की इसका स्थापना कौन करता है? तो सहायक संधि का स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली करता है 1798 ईस्वी में। सहायक संधि की व्यवस्था 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। इसके तहत या इसके अंतर्गत किसी रियासत को अपने दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट को रखना होता था तथा आप कह सकते हैं कि नवाब के खर्चे पर ब्रिटिश सेना भी रखना पड़ता था और क्या करना पड़ता था कि और आंतरिक व विदेशी मामले हस्तक्षेप पर रोक लगा दी गई थी, जिससे रियासतों की आर्थिक स्थिति
बहुत खराब हो गई। देखिए इसमें क्या हुआ कि लॉर्ड वेलेस्ली जो था, ये 1798 ईस्वी में एक व्यवस्था लाता है, और उस व्यवस्था के तहत क्या होता है कि जो उस समय भारतीय रियासतें थी, जैसे अवध का नवाब था या फिर कलकत्ता का कोई नवाब है, तो उसको क्या करना पड़ता था कि ब्रिटिश सरकार के साथ एक संधि करना पड़ता था, एक ट्रीटी करना पड़ता था, एक समझौता करना पड़ता था, जिसको सहायक संधि कहा जाता है। और इस समझौता में अंग्रेज़ों ने क्या व्यवस्था किया था, इसके अंतर्गत उसने व्यवस्था किया था कि रियासत जो है, जो भी नवाब है, उसको अपने दरबार में क्या रखना होगा, एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखना पड़ेगा, एक अंग्रेज़ को रखना होगा। और उसके बाद नवाब जो होगा उस रियासत का खर्च वो करेगा, उसके खर्चा पर एक ब्रिटिश सेना का फौज भी रखना होगा। सेना अंग्रेज़ का है और खर्च नवाब को देना पड़ेगा। और आंतरिक मामले, जैसे एक नवाब और दूसरे नवाब के बीच अगर कोई व्यवसायिक समझौता हो रहा है, या फिर विदेशी मामले, दूसरे बाहर के देशों के साथ, जैसे फ्रांसीसी भी यहाँ पर अपना कंपनी चला रहे थे, तो उसके साथ भी अगर आपको कोई समझौता करना है तो उस मामले में हस्तक्षेप पर रोक लगा दी गई। आंतरिक व विदेशी मामले में हस्तक्षेप मामले में उसके साथ कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, रोक लगा दिया अंग्रेज़ों ने। अपना आदमी बैठा दिया वहाँ, पहरा लगा दिया कि इसको हम किसी विदेशी, फ्रांसीसी या कोई अन्य यूरोपीय कंपनी से इसको हम कोई चर्चा नहीं करने देंगे। जिससे क्या हो गया कि अब आप नवाब के खर्चा जो है से वो अपना सेना रख रहा है, नवाब को अपने मन का कुछ करने नहीं दे रहा है, न देश के अंदर करने दे रहा है, न विदेशियों के साथ करने दे रहा है। जिससे क्या है, रियासतों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई। तो यही अंग्रेज़ों ने सहायक संधि जो है देशी रियासतों पर थोपा था। तो इस तरह से 3 प्रश्न है, तो एक प्रश्न हम और कर लेते हैं, जिससे आज आधा हो जाएगा, और उसके बाद आधा जो प्रश्न बचेगा 16 से 30 तक, उसको हम कल के लेक्चर में क्लियर कर लेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न, प्लासी युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो प्लासी युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। प्लासी युद्ध 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उसके बाद एक बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, और अंग्रेज़ के तरफ से इसमें रॉबर्ट क्लाइव था, और अंग्रेज़ के तरफ से आपको ये कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। ये 23 जून को हुआ था। 23 जून भी इसमें आप लिख ले सकते हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। जिसमें सिराजुद्दौला के सेनापति मिर्जाफर की गद्दारी के कारण नवाब पराजित हो गया। तो ये 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ। एक तरफ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और दूसरी तरफ आपको जो गवर्नर जनरल है रॉबर्ट क्लाइव वो था, उसके बीच हुआ। और इसमें क्या हुआ कि सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मिर्जाफर, और ये घसीटी बेगम जो है 3 बहन थी, और घसीटी बहन का ये बेटा था, और ये मौसेरा भाई है सिराजुद्दौला। तो ये चाहता था ये आपस में सबको टकराव होता था, क्योंकि जो उसका
घसीटी बेगम का जो पिता था अली वर्दी खां, तो उनको कोई पुत्र नहीं था, 3 बेटी थी, जिसमें एक बेटी का विवाह पूर्णिया के नवाब से हुआ था, एक ढाका के नवाब से हुआ था। और इस तरह से जो तीनों बेटी थी वो आपस में कलकत्ता के नवाबी के लिए आपस में लड़ाई लड़ते थे। तो उसी में सिराजुद्दौला जो है अपना सेनापति मीर जाफ़र को बनाए हुए था। और मीर जाफ़र जो है जब युद्ध लड़ने गया पलासी के मैदान में अंग्रेज़ों से, तो सिराजुद्दौला को कहा कि अरे इसके पास तो मात्र 2200 सेना ही है और हमारे पास 50,000 की सेना है। आप राजा हैं, आप नवाब हैं, आप क्या जाइएगा आप लड़ाई करने, इतना छोटा संख्या में अंग्रेज़ है, इसको तो हम ऐसे ही मसल देंगे चुटकी में। और सच्चाई यह था कि मीर जाफ़र जो है अंग्रेज़ों के साथ ये रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिला हुआ था। और इसके कारण क्या हुआ कि सिराजुद्दौला जो है युद्ध के मैदान से वापस आ गया कि भाई देख लेगा ये छोटा मोटा झड़प होगा, ये 2200 सैनिक है, ये क्या बिगाड़ लेंगे हमारे इतने 50,000 सेना का। और मीर जाफ़र चूँकि मिला हुआ था तो गद्दारी किया, और गद्दारी करने के बाद जो है बिना लड़ाई के ही समझिए कि ये युद्ध हार गया बंगाल का। और उसके बाद मीर जाफ़र जो है नवाब बन गया और सिराजुद्दौला वो बंगाल छोड़कर भाग गया, जहाँ रास्ते में ही मीर जाफ़र का जो बेटा था उसको भेजकर उसकी हत्या करवा देता है। तो ये 2 नंबर का ये प्रश्न है, इसमें प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ। तो 23 जून 1757 को हुआ, और किसके बीच हुआ तो एक सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। और इसमें जितनी बात आपको हमने बताया है मोटा मोटी उसको अगर आप याद रखते हैं तो बहुत सारे और भी जो प्रश्न होंगे उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ हम आज का जो ये लेक्चर है इसको यही समाप्त करते हैं, और कल हम लोग फिर 16वें प्रश्न से जो है लघुत्तरीय प्रश्न का हल करेंगे और 30वें प्रश्न पर जाकर इसे समाप्त करेंगे। और आप यकीन मानिए इस तरह के 4-5 वर्षों के प्रश्न पत्रों का यदि आप हल कर लेते हैं, हिस्ट्री समाप्त होगा, हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, तो हल कर लेते हैं तो उसके बाद फिर जो आपका सब्जेक्ट है उसको हल करेंगे, तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी एग्ज़ाम में। आपको किसी प्रकार के बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस लेक्चर को बार बार रिपीट करके आप देखिए और नोट्स भी बनाते चलिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको लिखने के समय कोई परेशानी नहीं हो। और इसको क्या कीजिए कि वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि उनको भी लाभ हो, और उनसे भी आप कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं।